जय हिंद एवरीवन। और ये हमारा पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम किसी चीज़ को कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब जितना ज़्यादा हम लोग रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमें याद होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो कल किए थे मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन उसको हम लोग आज रिवाइज करेंगे। ठीक है, और रिवाइज हम लोग इसी नोट से करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेकिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़े थे कल कि 1934 में, ठीक है, 1934 में आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, 1935 में आईएनसी ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अगस्त ऑफर में 1940 आया था, 1940 में अगस्त ऑफर आया था। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना एज पर कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was to be partly elected and partly nominated body। ठीक है, अब देखिए इलेक्टेड मेंबर्स वेयर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, कल हम लोगों ने इसको डिटेल में देखा था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग ऑफ असेंबली। ठीक है, पहला मीटिंग असेंबली का हुआ था। मुस्लिम लीग बॉयकॉट की थी और सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था टेम्परेरी बेसिस पे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बने थे। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, 13 दिसंबर को नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है, अब देखिए पास नहीं मूव करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुल्ली सोवरेन बॉडी बना दिया गया था, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम कर रहा था और पहला पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को है ना, व्हेन एवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह बैठती थी तो उसको चेयर करते थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह बैठती थी तो उसको चेयर करते थे जी.वी. मावलंकर। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था कि जी.वी. मावलंकर ही हमारे पहले स्पीकर थे। ठीक है, टिल 26 नवंबर 1949 ये चला था। ठीक है, फिर 22 जुलाई 1947 को थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किए थे। ठीक है, मई 1949 को कॉमनवेल्थ मेंबरशिप हम लोग देखे थे और 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग देखे थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, फिर इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बना था। ठीक है, चेयरमैन अंबेडकर जी थे, एन गोपालस्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, हलादीस कृष्ण स्वामी अय्यर, माधव राव, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और टी.टी. कृष्णमाचारी इनके मेंबर थे। ठीक है, यूनियन के नेहरू देखते थे, प्रोविंशियल्स के पटेल देखते थे और पावर कमेटी नेहरू के पास था। ठीक है, तो ये एक हो गया ओवरव्यू कल का। अब हम लोग आज का देखते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सेलिएंट फीचर्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए जो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, अब इस पॉलिटी में हम लोग को हर चीज़ याद करना है। ठीक है, अब याद करने के लिए दो तरीका है। पहला, या तो आप उसको एक्टिव रिकॉल करिए, ठीक है, अपने से, या तो फिर मैं आपको एक्टिव रिकॉल कराऊँ। हर एक
हर एक वीडियो में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आपका रिवीजन होते रहेगा, जो आप पिछले क्लास में पढ़े हैं उसको आप रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ने से पहले ये नोट्स से पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि ये एक ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। तो सेलिएंट फीचर्स हमारा क्या है, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरियस सोर्सेज से लिए हैं हम लोग प्रोविज़न, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, ठीक है। यूएसए में अलग सिस्टम है, यूएसए में यूएसए का स्टेट का जो जुडिशरी है वो अलग है, और जो फेडरल वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग है, ठीक है। यूएस में सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलते, फेडरल कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। तो दोनों का मिक्सचर है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी यूके का कंसेप्ट है, जुडिशियल सुप्रीमेसी यूएसए का कंसेप्ट है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी एक सेलिएंट फीचर्स है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, है ना। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी जो यूएस में है, फ्लेक्सिबिलिटी जो यूके में है, ठीक है। अब देखिए, डीपीएसपी अम्बेडकर कॉल्ड इट नोबल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मिनर्वा मिल केस में जो 1980 में आया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को फाउंडेड ऑन बेडरॉक ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी बताया गया है, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी पे आधारित हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर सेकुलर स्टेट भी हमारा एक सेलिएंट फीचर्स है, ठीक है। और ये जो वर्ड सेकुलर है ये 42nd अमेंडमेंट 1946 से ऐड हुआ था, है ना। अब इंडियन सेकुलरिज्म पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, देखिए, इसका मतलब है कि ऑल रिलीजियन इन आवर कंट्री irrespective ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। मतलब कि जो हमारा कंट्री है ऐसे इंडिया, ठीक है, वो सारे रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन को ज़्यादा सपोर्ट करिए, किसी एक रिलीजन को कम, सबको बराबर सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और वेस्टर्न का जो कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, वो नेगेटिव कंसेप्ट है। उसमें क्या होता है, उसमें कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड चर्च है, ठीक है। मतलब रिलीजन और स्टेट यानी कंट्री के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत रिजिड है वेस्टर्न में, ठीक है। तो वो नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि वहाँ का जो कंट्री है वो अपने रिलीजन अफेयर में कुछ इंटरवेंशन नहीं करेगी, ठीक है, दोनों का इंडिपेंडेंट चलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो 1988 में आया था, वहाँ उससे 21 ईयर से लेके, पहले 21 ईयर्स था एज वोट देने का, ठीक है, उसको घटा के 18 साल कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि क्या है कि अडल्ट का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया इससे, है ना। पहले 21 ईयर था, अब 18 ईयर्स है, ठीक है। इसीलिए जो वोटिंग एज है वो 18 एज कर दिया गया। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, ये भी एक सेलिएंट फीचर्स है, ठीक है। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से डाला गया था, ठीक है। और ये ऐड हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स हम लोग देखेंगे, है ना। अब देखिए, अब
कुछ होता है फेडरल फीचर्स, कुछ होता है नॉन फेडरल फीचर्स, ठीक है। तो फेडरल फीचर्स का मतलब क्या होता है कि दो गवर्नमेंट है, जैसे सेंटर पे सेंटर हो गई, एक सेकेंड, सेंटर हो गई, ठीक है, और फिर स्टेट हो गई, ठीक है। तो ये दो गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। फिर डिवीजन ऑफ पावर, है ना। तो डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग कि सेंटर का पावर अलग होगा यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट का पावर अलग होगा यानी कि स्टेट लिस्ट, ठीक है। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है इसीलिए इन लोगों को पावर मिला है, सेंटर को पावर मिला है, स्टेट को पावर मिला है, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाई कैमरलिज्म, ठीक है, मतलब दो सदनीय, ठीक है, बाई कैमरलिज्म। अब देखिए नॉन फेडरल, अब बाई कैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि सेंटर में जैसे लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है। नॉन फेडरल फीचर्स में स्ट्रॉन्ग सेंटर होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगा, ठीक है, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को तुरंत चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर होगा, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज और इमरजेंसी प्रोविज़न, ये सब होंगे नॉन फेडरल फीचर्स, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कहाँ कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ से चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। इससे फेडरल सिस्टम लिए हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो ये हम लोग लिए हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, है ना। अब देखिए, अब हम लोग ब्रिटिशर से क्या लिए, तो ब्रिटिशर से हम लोग लिए हैं रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ लिए हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म लिए हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिए हैं, सिंगल सिटीजनशिप लिए हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ सिस्टम लिए हैं, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाई कैमरलिज्म। तो इतने सारी चीज़ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। जापान से हम लोग प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ लिए हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हम लोग अमेंडमेंट प्रोसीजर, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर लिए हैं, ठीक है। जापान से फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हम लोग लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ कुछ जगह फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया भी दिया है और कुछ कुछ जगह जापान भी दिया है, ठीक है। तो सोर्स अगर क्वेश्चन में आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ वॉज टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो अगर जापान होगा तो जापान को क्लिक करिएगा, मतलब सेलेक्ट करिएगा, अगर रशिया होगा तो रशिया को, दोनों हो तो दोनों को, ठीक है। साउथ अफ्रीका अमेंडमेंट प्रोसीजर, ठीक है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए कि जर्मनी से हम लोग सस्पेंशन लिए हैं, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिए हैं, जॉइंट सेटिंग, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब देखिए, कनाडा से हम लोग लिए हैं, कनाडा से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडेंटी पावर एट सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये हम लोग कनाडा से लिए हैं, है ना। आयरलैंड से डीपीएसपी और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है।
और अब आता है यूएसए। यूएसए से हम लोग लिए हैं फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को याद रखना है। अभी हम लोग इसको दोबारा रिवाइज करेंगे इन डिटेल। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा खाली जगह ले लेते हैं, वहाँ पे रिवाइज करते हैं, है ना। ठीक है, देखिए, तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंदीएस्ट है। ठीक है, लेंदीएस्ट रिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब देखिए, जो ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 395 आर्टिकल था। ठीक है, 22 पार्ट्स थे। ठीक है, और 8 शेड्यूल था। ठीक है, तो ये ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब था। ठीक है, अब देखिए, प्रेजेंट में कितना है, 448 आर्टिकल। ठीक है, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल। ठीक है, ओरिजिनली इतना है। ठीक है, अब देखिए, पार्ट 7। ठीक है, ये डिलीट कर दिया गया। ठीक है, और न्यू पार्ट्स ऐड किए गए। ठीक है, जैसे कि न्यू पार्ट्स, जैसे कि 4A। ठीक है, 9A। ठीक है, 9B। ठीक है, और 14A। ठीक है, ये सब पार्ट्स ऐड हुए हैं, 4A, 9A, 9B और 14A। ठीक है, अब देखिए, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रिटन और अनरिटन में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, इससे बना लेते हैं। ठीक है, वो बहुत ही देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो रिटेन होता है उसमें इंडिया आता है। ठीक है, अनरिटेन में यूके एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इसको अमेंड करना बहुत आसान है। ठीक है, आए दिन जब भी यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बैठता है, ये पार्लियामेंट बैठता है, तो वो अमेंड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है और स्ट्रक्चर नहीं है इनके पास। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया गया है, एक पूरा बुक है। ठीक है, और फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, और इसको अमेंड करना उतना इजी नहीं है, थोड़ा सा मॉडरेट है। ठीक है, इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
और वहीं यूएसए का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है, ठीक है। यूएसए का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है, अमेंड करना है उसको, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं फेडरलिज्म के ऊपर, ठीक है। फेडरलिज्म क्या होता है, तो ये बताता है कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया में आप इस लेक्चर को 1.5x पे देखेंगे, ठीक है। इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट है, ठीक है। यूनियन, स्टेट, लोकल बॉडीज, ठीक है। अब देखिए जो फेडरलिज्म होता है, ठीक है, उसमें जो अदर लेवल मतलब जैसे स्टेट हो गया, ठीक है, जो स्टेट हो गया वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपना पावर डिराइव करता है, ठीक है। मतलब इसको स्टेट को जो पावर मिल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्टेट के पास खुद की ऑटोनॉमी है, खुद का इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फेडरल का जो नेचर होता है वो यही बताता है कि सेंटर के पास पावर होगा और स्टेट के पास पावर होगा, ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड, इंडिया के पास, ठीक है, इंडिया के पास जो फेडरेशन है वो यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस मतलब कि इंडिया का जो सेंटर भी है और स्टेट भी है वहाँ पे सेंटर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसको बोलते हैं यूनिटरी बायस, ठीक है। सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टेट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हो गया यूनिटरी बायस। अब देखिए अब जो डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी, ठीक है। फेडरल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होता है, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। यूनिटरी में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप होता है, ठीक है। इसमें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसमें सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। इसमें इंटीग्रेटेड जुडिशरी होता है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और इसमें क्या है, इसमें इंटीग्रेटेड ऑफ जुडिशरी है, ठीक है। मतलब कि फेडरल में जो सेंटर का जुडिशरी है और स्टेट का जुडिशरी है वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंस होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंटली वो सब काम करेंगे। लेकिन यूनिटरी में क्या होता है कि जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है मतलब कि स्टेट का जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेट होगा सेंटर का जुडिशरी से, ठीक है।
और जो लोकल लेवल पे जुडिशरी होगा वो स्टेट से, मतलब पहले क्या होगा, पहले जैसे लोअर से हायर में जाते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, सबसे पहले केस लोअर में जाएगा, फिर वो स्टेट में जाएगा, स्टेट कोर्ट में, फिर वो स्टेट के हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड जुडिशरी, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे था बाई कैमरलिज्म। ठीक है, बाई कैमरलिज्म था इसमें। ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविज़न। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न में क्या होता है, सेंटर को ज़्यादा स्टे दिया जाता है, सेंटर को ज़्यादा पावर दिया जाता है, ताकि जो मैनेजमेंट है उसको अच्छे से देख सकें। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे एक सेंट्रल अथॉरिटी रहती है जो पूरे कंट्री को गवर्न करेगी। ठीक है, इसमें था डुअल गवर्नमेंट, और इसमें हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, बाई सेंटर ना। तो होता क्या है कि यूनिटरी फीचर में जो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नर एक एजेंट की तरह काम कर रहा है सेंटर का। ठीक है, जो स्टेट में गवर्न कर रहा है ना। तो ये हो गया एक यूनिटरी फीचर। ठीक है, अब देखिए कुछ कमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, कमेंट्स दिए गए हैं इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर। ठीक है, तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये कमेंट्स भी पूछ लेते हैं। ठीक, जैसे कि केसी वेयर। ठीक है, ये केसी वेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोले हैं, इंडियन फेडरलिज्म को बोले हैं क्वासी फेडरलिज्म। ठीक है, क्वासी फेडरलिज्म बोले हैं। ठीक है, केसी वेयर। फिर ऐसा ही ग्रेनेवेल ऑस्टिन है, ग्रेनेवेल ऑस्टिन, इन्होंने कहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, मॉरिस जॉन्स, इन्होंने कहा है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ठीक है, ग्रेनेवेल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है, मॉरिस जॉन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। ठीक है, याद रहेगा। फिर आइवर जेनिंग ने कहा है फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, आइवर जेनिंग ने क्या कहा है, फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, अब देखिए जो इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो 3 चीज़ें बटा है। ठीक है, 3 ऑर्गन बोलते हैं इसको, है ना। वो हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 बोलता है नेम ऑफ, लिख ही देते हैं। ठीक है, शेड्यूल 1, नेम ऑफ यूटी एंड स्टेट। ठीक है,
शेड्यूल 2 बात करता है इमोलमेंट एंड अलाउंसेस। ठीक है, अब इमोलमेंट एंड अलाउंसेस किसका किसका, तो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, ठीक है, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, ठीक है, दोनों लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंटर का लोकसभा, दोनों के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है, फिर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, ये भी दोनों राज्यसभा के एंड स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो। ठीक है, दोनों के, है ना। फिर जजेस, ठीक है, दोनों सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दोनों के जजेस के। ठीक है, प्लस में कैग। तो इन सब का अलाउंसेस के बारे में बात करता है। ठीक है, अब देखिए शेड्यूल 3 किसके लिए है, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट दोनों के ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, कौन कौन आते हैं इसके अंदर, देखिए मिनिस्टर्स। ठीक है, मिनिस्टर्स हो गए, एमपीज हो गए, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमएलएज हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जजेस हो गए, ठीक है, और कैग हो गया। ठीक है, इनके ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में शेड्यूल 3 में दिया है। ठीक है, देखिए शेड्यूल 4 क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में जो सीट एलोकेशन की बात की गई है वो शेड्यूल 4 में की गई है। ठीक है, शेड्यूल 5 में क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फिर उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, ये सब स्टेट्स आते हैं। ठीक है, शेड्यूल 5 में, ये 5 है। ठीक है, शेड्यूल 6 देखते हैं। तो शेड्यूल 6 है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, असम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, ठीक है, और फिर मिज़ोरम, ठीक है,
न जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शेड्यूल 6 में कौन कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है, अनगिनत बार। फिर आता है शेड्यूल 7, ठीक है। शेड्यूल 7 में क्या है, 3 लिस्ट है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट्स का क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन में सेंटर लॉज बना सकता है, स्टेट में जो लिस्ट है उससे स्टेट्स लॉज बना सकते हैं, कंकरेंट में जो लिस्ट है उसमें दोनों सेंटर एंड स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सेंटर यूनियन वाला है उसमें क्या है, उसमें ओरिजिनली 97 था, ठीक है, लेकिन अभी कितने हैं, 100, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि डिफेंस, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, सिटीजनशिप, ठीक है, एयरवेज, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, बैंकिंग, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया फॉरेन अफेयर्स, है ना, लेबर एंड माइन, ठीक है, सेंसस एक्सेट्रा, ठीक है। फिर स्टेट में क्या आता है, स्टेट में आता है इनिशियली 66 थे, ठीक है, अभी कितने हैं, 61, ठीक है। तो देखिए जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, हेल्थ, पिलग्रिमेज, लिकर, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर इसके बाद फिशरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 था, इनिशियली जो था वो 47 था, अब बढ़ा के 52 हो गया, ठीक है, जिसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैरिज एंड डाइवोर्स, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ठीक है, ट्रेड एंड लेबर डिस्प्यूट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, वेट एंड मेजर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तीनों यूनियन, ठीक है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, ठीक है। अब देखिए अब जो चीज़ मेंशन नहीं है इसमें वो है रेसिडुअरी लिस्ट, ठीक है, रेसिडुअरी लिस्ट। अब ये क्या है, ऐसे सब्जेक्ट्स जो शेड्यूल 7 में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इनके ऊपर जो लॉज बनेगा वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट लॉज बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको 42 पेन बड़ा कर लेते हैं, जिनको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ट्रांसफ़र किया गया था
स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो वो क्या है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वेट एंड मेजर्स हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनजस्टिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब देखिए, अब अमेंडमेंट जो होता है, ठीक है, ये क्या है, ये एक फॉर्मल चेंज है, ठीक है, टू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अमेंडमेंट क्या होता है, ये फॉर्मल चेंज होता है, ठीक है, हो गया। अब देखिए शेड्यूल 8, शेड्यूल 8 क्या बोलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थे, ऑफिशियली लैंग्वेज शेड्यूल 8 में 14 थे, अब ये बढ़ के कितने हो गए हैं, 22 लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, तो जिससे लैंग्वेजेस को ऐड किए गए थे, ठीक है, जैसे कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कब आया था, 1967 में, है ना। इसमें किसको ऐड किया गया था, सिंधी को, ठीक है। फिर आता है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें किसको ऐड किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ठीक है, KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। फिर आता है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2003 में आता है ये किसको ऐड करता है, बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, ठीक है, बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, ठीक है। फिर आता है 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, ठीक है। ये क्या करता है, ये ओडिया नाम होता है, ठीक है, उसको चेंज कर देता है ओडिया में, ठीक है, इसका बस नाम चेंज करता है ये, ठीक है। अब देखिए, इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा क्लासिकल लैंग्वेज भी होते हैं, ठीक है, स्पेलिंग क्लासिकल, काम क्यों नहीं कर रहा है, क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो क्लासिकल लैंग्वेज का क्या है, देखिए तमिल, ठीक है, तमिल है, संस्कृत है, ठीक है, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़, ठीक है,
मलयालम, ठीक है, और उड़िया, है ना। अब हुआ क्या कि 2024 में ठीक है 24 में मराठी, ठीक है, पाली, प्राकृत, असमीज, ठीक है, और एक था बंगाली, इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर ऐड कर दिया गया, ठीक है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, ठीक है। फिर आता है शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 किसे डील करता है? ये ऐड किया गया था, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो किया गया था 1951 में, ठीक है। और इसमें क्या था कि इसमें लैंड रिफॉर्म के लिए, ठीक है, या फिर ज़मींदारी सिस्टम के लिए जो प्रोविजंस थे वो रखे गए थे इसमें, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे जुडिशियल रिव्यू आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए कि ऐसे प्रोविजंस रखे गए थे लैंड रिफॉर्म और ज़मींदारी से रिलेटेड जिसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, ठीक है। फिर शेड्यूल आता है 10, है ना। तो शेड्यूल 10 भी ऐड हुआ था, और ये ऐड हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 1985, ठीक है। इसमें क्या है ना, इसमें है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात है, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन किसका? MP एंड MLAs, ठीक है। किस बेसिस पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के बेसिस पे जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा MP MLA का, वो दिया था 10 शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है, जिसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो 1985 में आया था उससे ऐड किया गया था, ठीक है। अब देखिए शेड्यूल 11, ठीक है। अब इसमें है प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत, ठीक है। इसको ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, ठीक है। इसमें है 29 फंक्शनल मैटर्स, मतलब कि 29 मैटर्स हैं इसमें जिसमें पंचायत अपना लॉज बना सकता है, ठीक है। फिर आता है शेड्यूल 12, ठीक है। शेड्यूल 12 क्या है? ये था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें कितने फंक्शन है? 18 फंक्शन है, ठीक है। 18 फंक्शनल मैटर है जिसके ऊपर म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। अब देखिए शेड्यूल 11 में पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। शेड्यूल 12 में म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। याद हो गया? अब काफ़ी मतलब लोग जो याद करते हैं शेड्यूल को
ठीक है, वो पुराना एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, तो ये क्या है, टी से है टेरिटरी, ठीक है, यानी कि शेड्यूल 1 में टेरिटरी के बारे में है। ई से इमोलमेंट्स के बारे में है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ए से अफर्मेशन एंड ओथ के बारे में हो गया, 3 हो गया। आर से राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा वाला हो गया, ठीक है, 4 हो गया ये। फिर यहाँ पे एस से हो गया शेड्यूल एरिया, ठीक है, शेड्यूल एरिया 5 हो गया, ठीक है। फिर ओ आ गया, ओ से क्या है, अदर शेड्यूल एरिया, ठीक है, 6 हो गया, ठीक है। फिर आ गया एफ आ गया, ठीक है। एफ से क्या है, फेडरल प्रोविजन, यानी कि लिस्ट है ना, वेरियस लिस्ट जो था वो हो गया 7, ठीक है। 8 हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, 8 का हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर इसके एल से हो गया लैंड रिफॉर्म, ठीक है, जो 9 था। डी से डिफेक्शन हो गया, 10 था, ठीक है। पी से पंचायत हो गया और एम से म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, ये 11 और ये 12, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका था, है ना। तो हम लोगों ने देख लिया आज सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। और ठीक है, थैंक यू।